Hello and welcome to Rajya Sabha TV, where our continuous coverage of the election for the 14th President of India is going on, and we are of course tracking all those developments there, not just from Parliament but of course various assemblies across the country as well. Let's take you through first through the top headlines. Voting underway to elect the 14th President of India, polling to continue till 5 p.m. and counting of votes will take place on the 20th of July. MPs and MLAs choose between Ramnath Kovind and Meera Kumar. 32 polling stations in Parliament and various state assemblies. Prime Minister Narendra Modi, former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi are among the big leaders who cast their votes early on to choose Pranab Mukherjee's successor. And let's not forget, the monsoon session of Parliament 2 begins today. Both houses of Parliament adjourned till 11 a.m. on 18 July after paying obituary references. लगातार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विशेष कवरेज आप राज्यसभा टीवी पर देख रहे हैं और अब इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ नीरजा चौधरी मौजूद है जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरजा जी। और इसके अलावा हमारे साथ है पीडीटी आचार्य जो कि पूर्व महासचिव हैं लोकसभा के और संविधान विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरजा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। तो पहले राष्ट्रपति से लेकर अब 14वें राष्ट्रपति का चुनाव, इस पूरे सफ़र को आप किस तरह से देखती हैं? और हम अगर देखें कि नॉन पार्टी बेसिस पे जो एक चुनाव लड़ा जाता था, धीरे धीरे पार्टी बेसिस और अब कास्ट और रीजन तक की बात हो रही है, इन सब को आप किस तरह का संकेत मानती हैं? देखिए, हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और आज यही कह रही थी कि 5 साल प्रणब मुखर्जी के भी बीत गए इतनी जल्दी और एक नया चुनाव आज हो रहा है। हर एक राष्ट्रपति ने अपने आप को सेल्फ डिफाइन भी किया था। वेंकटरामन अपने को कॉपी बुक प्रेसिडेंट मानते थे, इमरजेंसी लाइट जो कि सिर्फ क्राइसिस में आती है। के.आर. नारायणन अपने को वर्किंग प्रेसिडेंट मानते थे। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम पीपल्स प्रेसिडेंट माना गया। प्रणब मुखर्जी को अगर कहा जाए तो कहा जाएगा कि टेक्निकली करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट। इस तरह से हर एक ने अपने अपने को डिफाइन किया है। तो आज जो चुनाव हो रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट मैं मानती हूँ। हालांकि कहा जा रहा है कास्ट बेसिस है, लेकिन 2 दलित कंटेंडर 70 साल के बाद हमारी राजनीति में सबसे बड़े ओहदे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये सोशली भी हमारे देश के लिए, पॉलिटिकली भी हमारे देश के लिए, डिवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को देखते हुए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है मैं मानती हूँ। हालांकि रामनाथ कोविंद का कैंडिडेट था, उसके अगेंस्ट मीरा कुमार को पिट किया गया, लेकिन 2 दलितों का, हालांकि पहले भी के.आर. नारायणन हो चुके हैं प्रेसिडेंट, लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया आगे जा रही है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस समय हम अभी चलेंगे संसद भवन परिसर और जानेंगे अब 3 बज चुका है और किस तरह वोटिंग वहाँ जारी है, किस तरह का रुख दिखाई दे रहा है। अरविंद कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, अब 3 बज चुका है और जाहिर तौर पर रफ्तार धीरे धीरे धीमी हो रही होगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सांसद वोट कर चुके होंगे अब तक। जी बिल्कुल प्रीति, जैसे कि शुरुआत में ही यहाँ जो बड़े नेता हैं वो तो वोट डाल चुके हैं। जो है खुद सबसे शुरुआती दौर में जो है प्रधानमंत्री ने वोट डाला, अमित शाह ने वोट डाला और वहाँ से लेकर जो अपोजिशन के बड़े दिग्गज नेता हैं वो सब वोट डाल चुके हैं। और धीरे धीरे सांसद और कुछ ऐसे विधायक जो कि किसी कारणवश जो है दिल्ली में रहे हैं वो वोट यहाँ डाल रहे हैं और वो गति बहुत धीमी हो गई इस समय कुल मिला करके। और लेकिन ये जो जैसे नीरजा जी कह रही थी, वाकई जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 2 दलित उम्मीदवार जो हैं जो बहुत नामी गिरामी हैं उनकी टक्कर बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। हालांकि नतीजे के बारे में सभी का ये कहना है कि वो कोई ऐसे अप्रत्याशित नतीजे नहीं आने हैं, सबको पता है, लेकिन ये एक दिलचस्प चुनाव है प्रीति जी। That's right, Arvind. Absolutely. It is an interesting election, definitely. Mr. Acharya, you're of course saying that, as far as the general elections are concerned, a state election is concerned, this is of course less
dramatic, less political, less, noisy also, if you can put it that way. Things have been leading up smoothly. The only thing that has really gone on is really the politics around it, on how the opposition came up, of course, with the name of Meera Kumar, and how the opposition's few of its allies eventually went with the NDA. But that aside, give us a sense really of, what takes place when an election like this takes place, or the importance of an MP or an MLA's vote. If you could give us, a brief idea of, how the procedure takes place. See, the presidential election is an indirect election. Indirect election in the sense, there is an electoral college which elects the president. And this electoral college consists of the elected members of parliament, and members of parliament, both the houses, and the elected members of the state assemblies. So they constitute the electoral college. So from this point, it's an indirect election. But the presumption is that the whole country participates in the election through these people, the representatives. Now, there is, and this, the interesting feature about the election is that the proportional representation system is followed here. Proportional representation means, there are two features of this system. One is that a winning quota is fixed, which is not found in the ordinary elections. There it is first past the post system. Yes. Whoever gets the largest number of votes, even if he gets one vote more than the other candidates, then he gets elected. Yes. But here it is not so. Here, a winning quota is fixed. That is the most important aspect of this proportional representation, voting by proportional representation. Now, how is this voting, this winning quota fixed? In proportional representation, there are preferential votes. For example, if there are 4 candidates in the field, each voter has 4 preferences. First preference, second preference, and so on. As many preferences as there are candidates. And then at some point there were around 15 candidates. Yeah. Now, it is, of course, it is up to the voter to exercise that thing, So here, everybody will give first preference vote to one candidate or the other. Yes. Then all the first preference votes are counted. And then they divide it by half. And then 1 is added to that. Okay. So that is how the quota is fixed. Now, you see, in different assemblies, the members of assembly have, their votes have different values. For example, in a state like Kerala, the strength of the assembly is 140. That formula is laid down in the constitution itself, Article 55. That formula says, as per that formula, the total population of that state, as per the census conducted in 1971, that is taken into account. That is divided by the 140, that is the strength of the assembly. And then you divide that quotient by 1000, add 1. Yes. So that becomes the value of 1 vote. 1 vote. And when you do all these complicated mathematics, then you get a figure of 152. Okay. That means an MLA who casts vote in the Kerala State Assembly, the value of his vote is 152. Now, so far as the members of parliament are concerned, all of them have the same value. Okay. Their votes have the same value, 708. That is the thing. And so these are all laid down in the constitution. Now, how this 708 is arrived at? The total votes of the assembly members, divided by the total number of members of parliament, that is 776. Yes. The total number of members of parliament who are eligible to vote, who are members of the electoral college, are 776. So if this number is divided by 776, you get the figure of 708. Okay.
So each MP has a value of 708. Yes. Altogether, the total number of votes of all these members of the Electoral College is 10,98,800 something. That is the total number of votes. You know. So these are some important statistics in relation to the Absolutely. presidential. And it's interesting. It's interesting because presidential election. Neerja, isn't it right? You know, when it comes to presidential elections, you know, we somehow don't seem to pay attention much really to these numbers and how it really works out. And you know, somehow it's sad that at least in the past few elections, it's become more of the politics and of the candidates really of which party is putting up what. And you know, that's unfortunate. Do you feel? Yeah, I think. Or it no, was but bound I think to every happen time at it's some bound point, to happen. yeah. Politics always dominates. Yes. Politics is always more interesting. Who's going to Yes. win is always more interesting. But this system, I think, and every time we've had a presidential election, we go over the system that the big states have a larger vote. Yes. UP has 208. Yes. Sikkim has only 7. So Yeah. it depends on how big a state you are, how much clout you have in the country's politics. That determines even the election of the president. Of course, the vice president is different. That will be more the MPs voting. And because the assembly, state assemblies also have a say in this vote, therefore there is nationwide attention focused on the president's choice. बिल्कुल। और नीरजा, अब एक बार फिर से अगर हम उन चीज़ों की बात करें जिनकी गूंज हमें राष्ट्रपति चुनाव के वक्त सुनाई देती है, सर्वोच्च संवैधानिक पद की किस तरह की आवाज़ें, किस तरह की धारणा आम जनता तक पहुंचती है। हम देखें तो कहीं ना कहीं जब राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ, एक अलग तरह का क्राइटेरिया तय हो गया था, एक बड़े स्कॉलर, स्वतंत्रता सेनानी। उसके बाद अब धीरे धीरे अब जो क्राइटेरिया आ रहे हैं, मैं यही जानना चाहती हूँ इस फ़र्क को आप आगे की पॉलिटिक्स के लिए किस तरह से देखती हैं। एक वो पद जहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ भी इस तरह की पॉलिटिक्स की बात होती है। हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, मायावती किस तरह के रिएक्शन दे रही है, क्रॉस वोटिंग क्या हो रही है, किस तरह की बातें कही जाती है। इस पूरी तस्वीर को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इससे घबराना नहीं चाहिए। अब देखिए, पहले प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री नेहरू के साथ फ्रीडम मूवमेंट से आए निकले हुए बहुत दिग्गज पर्सनालिटी थे। लेकिन ये भी तथ्य सच है कि नेहरू चाहते थे राजगोपालाचारी पहले बने, और जब सेकंड टर्म मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो नेहरू चाहते थे डॉक्टर राधाकृष्णन बने। राधाकृष्णन बने बाद में। लेकिन ये जो टसल चलता है पॉलिटिक्स के, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बीच में टसल कोई बहुत स्वाभाविक चीज़ है, उससे घबराने की बात नहीं है। किस लो लेवल तक चला जाता है उससे घबराने की बात है। तो आज भी पक्ष की तरफ से रामनाथ कोविंद का नाम है, बहुत अच्छा नाम सामने आया है। बहुत दिग्गज पुराने मॉडरेट चेहरा हैं, पार्लियामेंट में रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। नीतीश कुमार जो कि ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं, कहा कि इम्पार्शियल गवर्नर है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। दूसरी तरफ से ये विपक्ष का भी राइट है कि वो अपना कैंडिडेट दें, जो भी चाहे वो कैंडिडेट जीतने वाला नहीं, सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका हक है वो देना, उनकी पॉलिटिक्स अलग है। नीरजा, ये बातें कही जाती हैं कि एक आम राय बने राष्ट्रपति के पद को लेकर, क्या एक आम राय ना बनना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा है? विपक्ष अपनी बात कहे, अपनी आवाज उठाए। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो मानती हूँ जब तक इसमें छोटापन, तुच्छापन नहीं आता है उस राजनीति में, तो क्यों नहीं उस विपक्ष का हक अपना अलग सिग्नल दे रहे हैं। उनका सिग्नल क्या है? सोनिया गांधी ने कहा है हमारा जीते ना जीते हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है। उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो सकती हैं 2019 को मद्देनज़र। ये इनकी पक्ष की तरफ से है कि हम दलित को एक सिग्नल देना चाहते हैं, हम औरों के और पार्टीज में सेंध लगाना चाहते हैं, औरों को इकट्ठा करना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। अब जो राष्ट्रपति भवन में बैठेगा वो हेड ऑफ द स्टेट है, वो एक मॉरल कॉन्शियंस भी होता है देश का। वो किस तरह से अपने आप को आगे फंक्शनिंग होगी। मुझे लगता है एक दो प्रेसिडेंट्स को छोड़ के बाय एंड लार्ज हमारे प्रेसिडेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक रहे हैं, और प्रेसिडेंट का रोल बहुत सीमित होता है। हालांकि हेड ऑफ कमांडर इन चीफ हैं फोर्सेस के, लेकिन वो आप एक हद तक सरकार की फंक्शनिंग में दखल कर सकते हैं। आप किसी डिसीजन को वापस भेज सकते हैं गवर्नमेंट तक, वो वापस भेज दें दोबारा तो आपको साइन ऑन द डॉटेड लाइन करना पड़ता है। तो लिमिटेड पावर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ एल्बो रूम होता है सिस्टम में कि एक मॉरल लीड ले सकें। और प्रणब मुखर्जी ने भी कई चीज़ों पे बोला है, इंटॉलरेंस के बारे में बोला है, ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बोला है, बार बार ऑर्डिनेंसेस का आना
लॉ बनाने के बिना, इन चीज़ों पे भी इशारा किया है। तो ये सब प्रेसिडेंट का रोल रहा है, और ये जो है ना कंटेंशन जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। मुझे लगता है उससे घबराना नहीं चाहिए। All right, that's interesting, definitely. Is it also interesting times, Mr. Achari, that you have two Dalit candidates, now contesting for the president's post? Do you see this as actually a change in how India has evolved, or do you see this as mere optics? See, I have a slightly different opinion on this issue. Now, what exactly is a Dalit president? When K.R. Narayanan was elected the president, somebody asked him, are you the first Dalit president? He said, what is meant by Dalit president? I am not the Dalit president, I am the president of India. Now, the point is, people associate his caste or social group with the president if he is from the Dalits. Similarly, if he were from or if any candidate were from the tribal community, then you say the tribal president. But the same preface is not added to a person who comes from certain higher social groups in the Hindu society. Yes. So this is an indication of the kind of attitude we have towards certain social segments in our society. I have objection to that. Whether these are all part of Indian society, the tribes, the scheduled caste scheduled tribes, and the OBCs and the other groups, all these, the Thakurs, the Brahmins, yes. all these are different segments of the Indian society. So if a person is picked up from the tribal, incidentally he belongs to a tribal community. I mean, any person. Yes. But he has certain merits, he is known, he is a veteran and all that. These are some of the things, which we should set store by. Not that he belongs to a particular social group and all that. And then especially when we elect the president, we keep the president at a very high pedestal. And as for me, I personally speaking, I do not want the president to be brought into this caste politics that we play, or we are very fond of playing in our country. That's the thing. That is exactly why, the question arises. This is a country where caste politics means a lot. It changes fortunes, and we've really seen how things have been going on, at least in the past couple of years now, and how BJP, of course, has emerged as a strong party, and also in a state like a UP. And we did see, of course, how the Dalits and how the Muslims, of course, voted there as well, which is why, yes, as a post of a president, it is, unfair to actually categorize him or her in that manner. However, the process that one takes to get to a person like that, and for a community that's still struggling so much to get into the mainstream, a person from that community becoming a president of India, is that significant? I think that's where I would respond to him. It is not a Dalit president. Yes. It is a Dalit, as you say, ostracized for centuries, on the margins even today, majority of the community. If you would look at the Dalit girls today, probably they are the largest group of illiterates in the world, if I would just club it. Yes. So from that community in a democratic politics to be able to reach the topmost position in the country is a matter of pride. It's not a Dalit president. It's it's that community. Once he becomes the president, he's going to be the president of India, representing all communities. Absolutely right. Absolutely. And we should look at it that way. Yes. But that somebody from there can make it is the point one is making. Lalu Yadav, who's now surrounded in controversy, when he went to Pakistan years ago, he used to tell this story that people in Pakistan would come and touch him and said, are you really from this community, and you really made it to become the chief minister of Bihar? Meaning, is that what Indian democracy represents and can do? So this is the point we are making, that anybody, the prime minister today sold tea as a child. Yes. He is today the prime minister of India. It's a matter of pride. So that is what is the good part of our democracy. ठीक है, ये एक अच्छा पहलू है, लेकिन क्या इसके अलावा कास्ट के अलावा ये किसकी जिम्मेदारी है? ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है या मीडिया की जिम्मेदारी है कि शख्सियत के जो बाकी पहलू हैं वो इतने गौड़ क्यों हो जाते हैं? हम क्यों नहीं बात करते उनकी सरलता की, दोनों कैंडिडेट्स की,
विनम्रता की, कानून की जो जानकारी है, जो उनका संसदीय अनुभव है, ये सब कुछ इतना पीछे क्यों चला जाता है? आई थिंक पीछे नहीं गया है। मीरा कुमार को जब सिलेक्ट किया गया सिर्फ इसलिए नहीं, और भी बहुत दलित कैंडिडेट्स थे। क्यों उनको? क्योंकि उनकी उपलब्धियां इतनी। रामनाथ कोविंद को क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि उनकी इतनी उपलब्धियां हैं, दलित होने के साथ साथ कि वो उपलब्धियों को भी मद्देनज़र रखा गया जब उनका कैंडिडेचर तय किया गया। ठीक है, और अगर अब आगे की चुनौतियों की बात करें, आपको क्या लगता है जो भी नए राष्ट्रपति होंगे उनके किस तरह की चुनौतियां होंगी? क्योंकि हम देखते हैं वो लोगों के राष्ट्रपति बने, वो महज एक रबर स्टैंप ना रहें, तमाम प्रोटोकॉल में उलझ के सिर्फ ना रहें। इससे आगे का रास्ता क्या हो? एक नए भारत का नया राष्ट्रपति, उसके आगे किस तरह की चुनौतियां आपको दिखती हैं? देखिए, हाँ, चुनौतियां देश के सामने बहुत हैं। प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री के साथ कदम मिला के चलना चाहिए सरकार के, क्योंकि एक लिमिटेशन उन पे है। वो कोई उनका एग्जीक्यूटिव रोल नहीं होता है, तो वो बहुत सर्कमस्क्राइब रोल है और उसको वो कैसे फुलफिल करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, देश की कॉन्शियंस भी होता है, एक मॉरल अथॉरिटी व्हील करता है प्रेसिडेंट। सिक्योरिटी इश्यूज, मतलब फोर्सेस को लीड करता है प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं अगर चीज़ें गड़बड़ाती हैं तो वो आगाह करता है, कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आगाह कर सकता है, सरकार को भी आगाह कर सकता है। और पब्लिकली आप अगर करें तो कुछ हद तक आप स्टैंड्स लेते हैं, पर प्राइवेटली भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप बताएंगे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बीच में इतनी चिट्ठियां हैं जो कि डॉक्यूमेंट की गई हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको ठीक नहीं लगता था कि सरकार के निर्णय नेहरू प्रधानमंत्री के अंडर जो हुए थे ठीक नहीं जा रहे हैं, तो इतनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई पब्लिक नहीं हुई। मेरे ख्याल एक ही किस्सा है जो कि लीक हुआ था, लेकिन ये आपस में चलता रहा। तो प्रेसिडेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है उस मायने में, पब्लिकली डिफाइंड उतना नहीं हो और उसकी सीमाएं हैं, उस सीमाएं के बीच में रहने की बात है, लेकिन रोल होता है। अब इस समय अगर हम प्रणब मुखर्जी की लेगेसी की बात करें, खुद प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि एक पिता की तरह उन्होंने हमेशा साथ दिया, और हम जानते हैं जब प्रणब मुखर्जी का नाम राष्ट्रपति के लिए आगे आया था तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। उनका अनुभव, उनकी योग्यता इतनी ज़्यादा थी कि सवाल नहीं उठे। अब जो वो लेगेसी छोड़कर जाने वाले हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रणब मुखर्जी बहुत ही दिग्गज नेता थे, कांग्रेस के हर पोजीशन उन्होंने की, और यूपीए में तो मेन ट्रबल शूटर थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीओएम्स को हेड किया। किसी कॉन्स्टिट्यूशन मामला, चाहे कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पे सवाल उठता था, तो प्रणब मुखर्जी तो लिविंग वो हैं, एनसाइक्लोपीडिया उसके, तो लोग उनके पास जाते थे। और ये भी माना जाता था इतना बड़ा स्टैचर, इतना बड़ा कद, तो क्या रोल वो करेंगे, खासकर जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई जो कि दूसरी पार्टी की थी। लेकिन मुझे लगता है बहुत केयरफुली, कॉशियसली उन्होंने बिल्कुल कंट्रोवर्सी से दूर रहे, बहुत लो प्रोफाइल रही उनकी प्रेसिडेंसी। कई लोग कहते हैं इस मायने में अनरिमार्केबल रही, कोई हल्ला गुल्ला उसमें नहीं हुआ, लेकिन बहुत शानदार तरीके से वो सरकार से कदम पे कदम मिला के चली। ये भी क्रिटिसिज्म आया कि जब उत्तराखंड में हुआ, अरुणाचल में जब 356 लागू हुआ, तो शायद प्रणब मुखर्जी को कुछ कहना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल जो सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय के अनुसार गए, इशारे से ध्यान दिलाया, जैसे ऑर्डिनेंस का, पार्लियामेंट की नॉन फंक्शनिंग, यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोनॉमी देना, डिसेंट के लिए डिमांड करना, और इस तरह की चीज़ें जो ओवरऑल मुद्दों को, इनटॉलरेंस जो देश में हो रहा है, गौरक्षकों को बिना कहे उस तरफ इशारा करना, तो कई चीज़ों पे आगाह किया उन्होंने सरकार को। लेकिन रियली टेक्निकली करेक्ट, कॉशियस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट की तरह रहे, तो वो उनकी लेगेसी है। I think that will be the legacy of Mr. Pranab Mukherjee, not ranking him really on where presidents stand, you know, where he measures up, but just on his own credit, just on his own merit. You know, how would you think his legacy be? Well, to a large extent, you know, I agree with her about the assessment of Pranab Mukherjee as the president. Because I was Secretary General for 5 years, I knew him very well. Then I remember when you became a deputy minister way back in the 70s under Indira Gandhi's cabinet. And from there, you know, it was a meteoric rise. And he became the finance minister, and he continued as the finance minister for a long time.
he certainly guided the government in formulating and executing the financial policies of the government. A person who has matured over years, and a person who was, as you were saying, that he actually virtually managed the government of Dr. Manmohan Singh, and because he was the chairman of every ministerial group, and he was the leader of the House in the 15th Lok Sabha, and he led every kind of deliberation, and he, of course, he led very effectively the ruling combined, the UPA, on all controversial issues and on very exciting occasions and all that. You know, he defended very stoutly the government. There was no match to him. And then he is a person, you know, who is steeped in the parliamentary traditions, and he knew the parliamentary rules like the back of his hand, and he could relate events and the dates and all that. He had a very remarkable memory about all that. So he had all these endowments, you know. Being so strong in the Congress, yeah, it would have been difficult when you have to transition to he was virtually indispensable. That was the position he enjoyed. And not only that, he was the leader of the House or leader of the Congress party. He, in fact, you know, everybody respected him, all sides of the House, because I was very much there for 5 years. I knew everybody respected him. And people from the opposition also would look up to him for guidance on certain tricky issues. So that was his personality. And, you know, this personality was shaped over a long period of time. Yes. And so there can't be any two opinions about that. But so far as the presidency is concerned, as she was saying, well, you know, the President occupies a very unique position in our constitutional setup. President, if you ask me whether the President has powers, I would say no. But I would say no and yes, both. President has to function within the constitutional framework. Yes. We don't have an executive president. We have a constitutional head. So he's a figurehead that way. He's a constitutional head. He doesn't have executive powers. But every executive action of the government is supposed to be taken in his name. The real power rests in the Council of Ministers headed by the Prime Minister. So we have a cabinet form of government here. And the powers are vested in the cabinet. They take decisions. And the president normally goes along with them. That's right. But the president has some areas of discretion. For example, if the president doesn't agree with a particular proposal that is coming from the Council of Ministers, he can ask them to reconsider it. But on reconsideration, if they reiterate the proposal, the president has to sign it. The only area where the president, you know, can carry it through is when a bill is passed by both the houses and sent to him. You know, he has three options. One is to assent to it. The second is not to assent to it. Yes. Third one is to send it back to the houses for reconsideration. Okay. Or sit on it. Yeah. I'm coming to that. We'll talk about, in fact, of that in detail in just a bit. We have to take a quick break. We'll be back, of course, with more on this discussion and continue being with us here on Rajya Sabha TV. We'll be right back. फरवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? खुशी के गीत गाए जा, ये
नमस्कार। हमारी खास पेशकश राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी और इस समय 3:30 बज चुका है। तमाम चर्चा को भी हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, जो कि इस समय मौजूद है संसद भवन परिसर से हमारे साथ। अखिलेश, 3:30 बज चुका है, 1.5 घंटे का वक्त और बाकी है। हम चाहेंगे जो आपके साथ कैमरामैन है थोड़ा वो हमें दिखाते हुए अब आप ज़रा बताएं कि इस समय किस तरह की हलचल है, बड़ी है, कम हुई है और किस तरह का उत्साह आज पूरे दिन देखने को मिला है। देखिए, जो अभी जो स्थिति ये है वो स्थिति ये है कि मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा सा आगे पीछे घुमाकर दिखाएं। अभी देखिए, आधे से अधिक लोगों ने अपने मतदान कर दिए हैं और ये स्थिति अभी जो है वो एक एक करके कुछ मतदाता आ रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मतदान में उनको देर ना हो जाए। कई लोग हड़बड़ी में भी आए, लेकिन अधिकतर सांसदों को यह पता है कि दोपहर के बाद थोड़ा मतदान की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। उन्हें पूरे मतदान का पूरा जीवन भर अनुभव रहा है, इसलिए काफ़ी निश्चिंतता से कुछ लोग आए हैं। और ऐसे आने वाले लोगों में सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी भी थे, वो भी 2 बजे के करीब आए, मतदान करके गए। तो जो अभी जो सबसे बड़ी हलचल है यहाँ की, इस बात की प्रीति की क्रॉस वोटिंग कहाँ हुआ, क्योंकि एक पूरे फिजा में एक ऐसी बात है कि जो कॉन्सेंस से वोट देने की बात कही थी मीरा कुमार ने या अपोजिशन ने कि कॉन्सेंस के आधार पे लोग वोट दें, तो लोगों में यह जिज्ञासा है कि क्या सच में कॉन्सेंस के आधार पे लोगों ने वोट दिया है, और अगर कॉन्सेंस के आधार पे वोट दिया है तो किन किन दलों के लोगों ने कॉन्सेंस के आधार पे वोट दिया है। अगर अपोजिशन अपने कॉन्सेंस की बात करता है तो क्या अपोजिशन के खिलाफ जाकर वोट कर रहा है, या अगर रूलिंग पार्टी या रूलिंग अलायंस के लोग अगर कॉन्सेंस के बारे में सोचकर वोट देते हैं तो क्या अपोजिशन के कैंडिडेट मीरा कुमार को वोट देते हैं। तो यह एक रोचक चर्चा का विषय है जो हम सांसदों के माध्यम से सुन रहे हैं, और यहाँ जो उपस्थित पत्रकार हैं उनके अंदर भी इस बात की गर्मा गर्म चर्चाएं हैं कि कॉन्सेंस के आधार पर वोट का मतलब क्या आज के चुनाव में देखने को मिल रहा है। प्रीति, बिल्कुल, और उनका अलग अलग पार्टियों का, खासतौर से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अखिलेश, उनकी प्रतिक्रियाओं से भी कहीं ना कहीं ये दिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने अपने हित साधने में, अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ना, निश्चित तौर पे आप देखिए कि सबसे पहले गुजरात के एक एमएलए ने सुबह सुबह कहा कि मैं एनडीए के उम्मीदवार को वोट नहीं दूंगा। वे गुजरात में बीजेपी एमएलए हैं, उनसे सबसे पहले शुरुआत हुई। उसके बाद शिवपाल यादव ने कहा कि वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट देंगे। तो दो तरह के अलायंस को आप देख रहे हैं कि वो उल्टी धारा की बात कर रहे हैं, और जब राजनीतिज्ञ जब बात करते हैं तो वो काफ़ी सोच समझ कर बात करते हैं और भविष्य की अपनी राजनीति की पोजीशनिंग भी करते हैं। तो उस पोजीशनिंग के मामले में आपने देखा कि इस तरह की बात हुई। लेकिन तीसरी बात यह हुई कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि कॉन्सेंस के आधार पे हमारे एमएलएज वोट दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल से जो यह माना जा रहा था कि वो अपोजिशन के साथ शायद दिखेंगे, लेकिन उन्होंने भी कॉन्सेंस की बात कह दी। तो लोगों में लग रहा है कि वो पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो रही है, और हर जो राजनीतिक दल है या राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो अपने आधार पे, भविष्य के हितों के आधार पे या भविष्य की राजनीति में जो उनकी दखल या उपस्थिति हो सकती है, उसके आधार पे राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपने आप को दिखा रहे हैं। और राजनीति, जब जानते हैं कि राजनीति बोलने की कला का दूसरा नाम है, और बोल के लोग अपनी राजनीति की जो आगे आने वाली दिशाएं होती हैं उसकी दिशाओं का भी संकेत देते हैं। इसलिए चूँकि हालांकि गुप्त मतदान है, लेकिन गुप्त मतदान के बाद भी पता होता है, सभी पार्टियों को पता होता है, जो खास करके जो उम्मीदवारों के जो लोग होते हैं, उन उम्मीदवारों के नज़दीकी लोगों को पता होता है कि कौन कौन लोग हमारे पक्ष में वोट दे रहे हैं जो हमारे अलायंस में नहीं है। तो साफ साफ समझ सकती हैं कि बीजेपी के एमएलए ने अगर पोजीशनिंग की है कि वो बीजेपी के खिलाफ जाकर बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के जो हैं या समाजवादी पार्टी के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं या जैसे तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने भी साफ साफ त्रिपुरा में कह दिया कि नहीं, हम इसके यूपीए के उम्मीदवार को या जो अपोजिशन के उम्मीदवार को हम वोट नहीं देंगे। तो यह भविष्य की राजनीति का एक संकेत निश्चित तौर पे है। प्रीति, बिल्कुल। अखिलेश, आपके पास हम लगातार आते रहेंगे। नीरजा, जिस तरह की बात अखिलेश ने भी अभी हमें बताई, अलग अलग तरह के रिएक्शन मिले, क्या ना चाहते हुए भी राष्ट्रपति चुनाव कहीं ना कहीं राजनीति की दिशा में बढ़ जाता है? क्योंकि राजनीतिक हर एक चीज़ का हिस्सा है। पता नहीं, पिछले सालों में ना राजनीतिक एक डर्टी शब्द बन गया है, एक गंदा शब्द बन गया है। पॉलिटिक्स मीनिंग पॉलिटिकिंग, नीचे की पॉलिटिकिंग। डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पॉलिटिक्स तो बहुत वाजिब चीज़ है एक डेमोक्रेसी में। लेकिन ये जो कह रहे हैं अब, ये कॉन्शियस वोट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सवाल नहीं कौन जीतने वाला है आज की वोटिंग के द्वारा, सवाल है किस मेजॉरिटी से जीतने वाला है। और बीजेपी का जो एफर्ट रहा है कि 70%, 75% ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ बढ़ें,
और ये दिखाएं कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का बहुत लार्ज हिस्सा हम लोग के साथ आज भी है। तो उसी तरफ उनकी चेष्टा रही है, छोटी छोटी पार्टियों को भी बटोरना। मीरा कुमार की तरफ से भी रहा है कि कॉन्शियस वोट हो। अब देखेंगे किस तरफ जाता है, कितना वोट। Absolutely. And Mr. Achari, you know, the presidential polls, some are of the opinion that actually it reveals the real essence of Indian politics, because, you know, the government pretty much most of the times has the numbers on its side, and therefore, you know, it waits really on how things are panning out. It is a way of the government to show a strong message to the opposition, you know, as far as where it stands and as far as where the opposition stands. And particularly in this election, perhaps we are getting to know also, Neerja, isn't it, that where the opposition stands. It's going to be very crucial to see that. But Mr. Achari, do you think this is a right assessment of how, you know, some view these elections? Well, every election, you know, essentially reflects the choice of the people. The presidential election is slightly different from the other elections in this sense, because here it does not actually reflect the actual political situation in the country. So there are opposition parties who do not agree with the party which is running the government here on many issues. They have their position in the opposition grouping, but on this issue they have decided to support the ruling party's candidate on some other consideration. Whereas many of these parties, for example, Mr. Nitish Kumar's party in Bihar, it is actually, its space is in the opposition, but it has decided to support the presidential candidate of the ruling party, ruling coalition, because of some other reasons. So that is why I say. But on the ground, maybe their main opponent is the BJP in many of these states. So they are supporting the BJP's candidate doesn't mean that the ground situation has changed. So there is a difference between the presidential election and the other elections, and the position which each party takes on other political issues. This is a different kind of situation where people have different calculations or different motivations for doing this. That is the thing. So I look at it from that point of view. Okay. Neerja, but do you think this is in a way really shown the face of the opposition, that it's really not as strong as it claims to be? Yes, it may be just on particular issues, or for that matter, just a particular presidential candidate, that Nitish is, of course, supporting Ramnath Kovind because he does think that he was a good governor when he was in Bihar. You know, so in that sense, of course, yes, he likes the candidate and therefore he's supporting it. It's as clear as that. But is it really as clear as that? Do you feel that these fissures are going to perhaps, you know, what has been evident and visible in this election and the mobilization by both sides of MPs and MLAs is that the NDA side has tried to wean away MPs and MLAs from NDA parties. So you have Janata Dal U, you have ANNA-DMK, you have TRS, you have BJD lending their support to the NDA candidate. Now these were non-aligned parties. They were not UPA, UPA or UPA plus parties. Even the Shiv Sena, which is in the last two presidential elections gone against the NDA's official candidate in 2007 and 2012, they also decided to stay with the NDA. So to that extent, the NDA managers have got their act together. On the opposition side, they have got these 17 parties which they managed to get together and hold on to. They did not think of weaning away from the opposite side. Okay. They've not. I think they haven't even tried, apart from Meera Kumar's appeal for conscience vote. Personal appeal, you know, which they could have tried. And one of the reasons, you see, political parties respond to ground level realities also. If they feel the mood in the turning is mood in the country is turning against the ruling combine, they would have thought of, might have thought of voting differently. Yes. But because the mood by and large stays intact for Narendra Modi still, therefore the opposition is that much weaker, I think. You know, these parties are going by that sentiment also.
But even to get 17 parties together under one rule vote, I think is a good beginning. Okay. That the opposition has made. क्या जिस तरह के कयास अब 2019 को लेकर भी लगाए जा रहे हैं नीरजा, क्या सही है अभी से उसका आकलन करना? मुझे लगता है 2 साल काफ़ी लंबी अवधि होती है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, अभी आज की स्थिति में अभी नरेंद्र मोदी ही हावी है, नरेंद्र मोदी और इनकी बीजेपी। उतना कई चीज़ें हैं, लोग थोड़ा नाराज़ हैं, कई चीज़ों से नाराज़ हैं। इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, विजिलेंटिज्म पे पोलराइजेशन है, मतलब कई चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा बुदबुदाहट है। लेकिन बाय एंड लार्ज ओपिनियन अभी भी उनके साथ है और ऑपोजिशन की तरफ से कोई क्लियर चेहरा नहीं है, कोई क्लियर, जैसा कि नीतीश कुमार बार बार कहते हैं, ऑल्टरनेटिव नैरेटिव अभी सामने नहीं आया है। तो क्या ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से मंथन का मौका भी देगा विपक्ष को? हो सकता है, और बहुत डिपेंड करेगा कि ग्राउंड लेवल पे कैसे उथल पुथल होती है, नहीं होती है। फार्मर्स इशू है जिस पे उथल पुथल शुरू हुई है। बिल्कुल। नीरजा, आप बने रहिए हमारे साथ, पीडीटी आचार्य भी हमारे साथ बने हुए। इस चर्चा को हम लगातार जारी रखें, लेकिन फिलहाल हम आप दोनों मेहमानों को हम शुक्रिया कहना चाहेंगे, चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। हालांकि ये खास कवरेज हमारी जारी रहेगी। पीडीटी आचार्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी राष्ट्रपति चुनाव पर जो हमारी खास कवरेज है वो आगे भी आप लगातार देखें, लेकिन फिलहाल आइए आपको दिखाते हैं पूर्व राष्ट्रपतियों के सफरनामे पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश। ज्ञानी ज़ैल सिंह देश के 7वें राष्ट्रपति थे। इस पद पर पहुंचने से पहले वो पंजाब के मुख्यमंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ज्ञानी ज़ैल सिंह ऐसे राजनेता थे जो जमीनी स्तर से देश के शीर्ष पद पर पहुंचे। मई 1916 को पंजाब के एक छोटे से गांव सांदवान में ज्ञानी ज़ैल सिंह का जन्म हुआ। तब ये इलाका फरीदकोट रियासत का हिस्सा था। मां का साया बचपन में ही छिन गया, इस वजह से पढ़ लिख नहीं पाए। लेकिन सिख धर्म की शिक्षाओं के बारे में वो काफी संवेदनशील थे। शायद इसी कारण बिना मैट्रिक पास किए सिख मिशनरी कॉलेज में उनका दाखिला हो गया। यहीं से उन्हें ज्ञानी की उपाधि मिली, जो बाद में उनके साथ जीवन भर जुड़ी रही। जब ज्ञानी जी नौजवान थे तो आजादी के आंदोलन में सक्रिय हो गए। फरीदकोट में पहले प्रजामंडल और फिर कांग्रेस की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस नाते रियासती पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। 1949 में उन्होंने पंजाब के राजस्व मंत्री और 1951 में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 1955 में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 1956 से लेकर 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1972 में उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 1980 में वो पहली बार लोकसभा पहुंचे और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उन्होंने गृह मंत्री का पद संभाला। 2 साल बाद वो भारत के नए राष्ट्रपति थे। I, Zail Singh, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India, and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. The Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. स्वभाव से ज्ञानी जी हंसमुख और संवेदनशील थे। आम आदमी की समस्याएं उन्हें हमेशा परेशान करती थीं। यात्राओं के दौरान
लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता था। कुछ अपवादों को छोड़कर उनका कार्यकाल शानदार रहा। 29 नवंबर 1994 को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने इस दुनिया से विदाई ले ली। आर वेंकटरमन का नाम भारत के उन राष्ट्रपतियों में से एक है जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। वो कानून के गहरे जानकार थे और देश की संविधान सभा के सदस्य भी रहे। उस दौर में भारत की राजनीति काफी उथल पुथल वाली रही, लेकिन आर वेंकटरमन ने पद की गरिमा पर आंच नहीं आने दी। आजादी के आंदोलन से निकले आर वेंकटरमन उन लोगों में से थे जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कानून की पढ़ाई इसमें बहुत काम आई। पहली लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उनकी राजनीतिक पारी लगातार आगे बढ़ती रही। केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के तौर पर उनके फैसले पक्के होते थे और उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। 1980 से 90 के बीच भारतीय राजनीति में 1980 का दशक एक बार फिर अस्थिरता और उथल पुथल वाला था। ऐसे में 22 अगस्त 1984 को वो देश के उपराष्ट्रपति बने। करीब 25 महीने वो इस पद पर रहे। इस दौरान राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से समान आदर पाया। उनकी व्यवस्थाओं की कभी भी आलोचना नहीं हुई। 15 जुलाई 1987 को वो देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। उनका ये कार्यकाल इस मायने में अनूठा था कि देश ने 5 साल में 4 प्रधानमंत्री देखे। इनमें 3 को शपथ आर वेंकटरमन ने ही दिलाई थी। आर वेंकटरमन की ये पारी बेदाग और गरिमावान रही। अनेक किताबों के लेखक आर वेंकटरमन राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद भी सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे। 27 जनवरी 2009 को 98 साल की उम्र में आर वेंकटरमन का निधन हो गया। एक शिक्षा शास्त्री और कानून के जानकार के तौर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की पूरी दुनिया में धाक थी। आजादी की लड़ाई में डॉक्टर शर्मा ने अहम योगदान दिया। संविधान सभा की पहली बैठक के 50 साल पूरे होने पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का गौरव भी उन्हें हासिल हुआ। भोपाल के जाने माने वैद्य खुशीराम शर्मा के घर 19 अगस्त 1918 को जब शंकर दयाल ने जन्म लिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो देश की सेवा में अपना जीवन होम कर देंगे। खानदानी पेशा न अपनाते हुए शंकर दयाल ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में पढ़ाई की। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से कानून पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही कानून के प्रोफेसर रहे। लेकिन 40 के दशक में महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। आजादी के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1952 में भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1956 में नया मध्य प्रदेश बना तो 15 साल तक विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे और अनेक विभागों के मंत्री रहे। 1971 में वो संसद के लिए पहली बार चुने गए। 3 साल बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दूरसंचार मंत्री बनाया। 1980 में डॉक्टर शर्मा फिर लोकसभा में पहुंचे। महाराष्ट्र और पंजाब के राज्यपाल पद पर शानदार काम करने के बाद 1987 में उन्हें देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। 5 साल बाद वो देश के सर्वोच्च पद पर थे। राष्ट्रपति के तौर पर दुनिया भर में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत का नाम रोशन किया। हर बड़ा देश उनके ज्ञान और कौशल का कायल था। देश की संविधान सभा को जब 50 साल पूरे हुए तो संसद के दोनों सदनों का खास
संयुक्त अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने संबोधित किया। उनका भाषण संसद के इतिहास में यादगार संबोधनों में से एक है। शिक्षा संस्थानों की क्वालिटी सुधारने और देश भर में उनका विस्तार करने के लिए डॉक्टर शर्मा को हमेशा याद किया जाएगा। 26 दिसंबर 1999 को ये कद्दावर नेता दिल के दौरे की वजह से जिंदगी हार गया। केरल के एक बेहद गरीब परिवार में जन्म लेकर राष्ट्रपति के शिखर पद पर पहुंचे के.आर. नारायणन का सफर बहुत आसान नहीं था। वो एक जाने माने शिक्षा शास्त्री थे, लेकिन एक पत्रकार, ब्यूरोक्रेट और राजनेता के रूप में वो जहां भी रहे अपनी अलग छाप छोड़ी। जब उनको राष्ट्रपति के तौर पर काम करने का मौका मिला तो सारे देश ने के.आर. नारायणन पर गर्व किया। उन्हें सभी दलों ने जो सम्मान दिया वो देश की राजनीति में बहुत कम लोगों को हासिल हुआ। उन दिनों केरल का एक कोट्टायम जिला त्रावणकोर रियासत का हिस्सा था। इसी जिले के एक गांव में नारायणन परिवार बेहद गरीबी में दलित मोहल्ले की एक झोपड़ी में रहता था। इसी में 27 अक्टूबर 1920 को कोचेरिल रमन का जन्म हुआ। कई बार स्कूल की फीस न भर पाने के कारण पढ़ाई का सिलसिला टूटा, लेकिन सफर चलता रहा। त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में प्रथम श्रेणी के साथ एमए किया। पढ़ाई की भूख खत्म नहीं हुई थी, लिहाजा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ने चले गए। लौटे तो त्रावणकोर यूनिवर्सिटी में 23 साल के नौजवान प्रोफेसर बन चुके थे। प्रोफेसरी करते करते पत्रकार बन बैठे। हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया। इस बीच देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। नेहरू जी के कहने पर भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन कर ली। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चीन, म्यांमार, अमेरिका और थाईलैंड समेत अनेक देशों में भारत के राजदूत रहे। 1979 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। 1984 में उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। केरल से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। देश के योजना, विदेश, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम और औद्योगिक अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बने। हर भूमिका में के.आर. नारायणन ने अपनी छाप छोड़ी। उनकी सेवाओं ने देश का मान बढ़ाया और इसी वजह से 21 अगस्त 1992 को वो देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। 25 जुलाई 1997 डॉक्टर के.आर. नारायणन की एक और शानदार पारी की शुरुआत। वो देश के नए राष्ट्रपति थे। इस दौरान भारत ने अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई, लेकिन देश की राजनीति में एक बार फिर अस्थिरता का माहौल भी नजर आया। 2 बार लोकसभा भंग करने का फैसला उन्हें लेना पड़ा, मगर कभी भी उन पर कोई सवाल नहीं उठा। उनकी निष्पक्षता का सभी दलों ने सम्मान किया। कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने शिक्षा पर एक बार फिर अपना ध्यान केंद्रित किया। खामोशी से यह काम चल ही रहा था कि बीमारी की वजह से 9 नवंबर 2005 को दिल्ली के सेना अस्पताल में के.आर. नारायणन हमेशा के लिए कूच कर गए। हमारी ये खास पेशकश जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।